विनोबा के शब्दों में सत्य, प्रेम, करुणा का त्रिवेणी संगम अर्थात आचार्य काका साहब कालेलकर। दक्षिण भारत, इस प्रदेश की सत्य, धर्म और संस्कृति की परंपरा ने मनुष्यों में महान संस्कार पैदा किए। इसी पावन भूमि पर बसे थे काका साहब कालेलकर के पूर्वज। इनके वंशज दक्षिण से पश्चिम भारत आकर कब और कैसे बसे, इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हां, वे सारस्वत ब्राह्मण थे। उत्तरी गोवा की सावंतवाड़ी रियासत में एक छोटा सा गांव है कालेली। काका साहब कालेलकर के पूर्वज इसी कालेली गांव में आकर बस गए और गांव के नाम से जुड़कर कालेलकर कहलाए। शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार और दार्शनिक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सातारा नगर के गोपाल यादव पेट में 1 दिसंबर सन 1885 को हुआ। संयोग की बात है कि यह महीना और यही वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष है। काका साहब के पिता का नाम बालकृष्ण और माता का नाम राधाबाई था। दत्तात्रेय 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके पिता थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखने के बाद बेलगांव चले आए। वहीं उन्हें ब्रिटिश राज के बीजापुर कलेक्टर ऑफिस में लेखा अफसर की नौकरी मिल गई। दत्तात्रेय का बचपन अधिकतर अपने पिता के साथ एक जगह से दूसरी जगह की यात्राओं में बीता। इसी कारण इनकी पढ़ाई में बाधा पड़ती रही। बालक कालेलकर पर माता का बहुत प्रभाव था। धार्मिक माता पिता के उच्च विचारों के संस्कार इनके बचपन के साथ साथ बढ़ते रहे। पिता के लिए पूजा पाठ की तैयारी बालक दत्तात्रेय ही करता था और घंटों अपने पिता के साथ पूजा में बैठा रहता था। दत्तात्रेय के बालमन पर नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास जैसे महान संतों की शिक्षा का अमिट प्रभाव पड़ा। प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यों से दत्तात्रेय को हार्दिक अनुराग था। घंटों एकांत में रहकर वो प्रकृति द्वारा मनुष्य पर किए गए चित्र विचित्र उपकारों के दृश्य निहारता रहता था। आकाश के तारों और ग्रह नक्षत्रों के रहस्य जानने का उसे बचपन से चाव था। बचपन से ही दत्तात्रेय के हृदय में समाज में फैले अन्याय के प्रति विरोध की भावना जागने लगी थी। दुखी और सताए गए लोगों को देखकर उसका हृदय करुणा से भर आता था। बचपन में ही वो जाति प्रथा का विरोधी बन गया और यहीं से उसके मन में समाज सुधार का बीज अंकुरित होने लगा। सन 1902 में 17 वर्ष की उम्र में दत्तात्रेय कालेलकर का विवाह लक्ष्मी शिरोडकर से हुआ। सन 1903 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1904 में उच्च शिक्षा के लिए पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिल हुए। यही वो समय था जब लोकमान्य तिलक जैसे महान नेताओं के आह्वान पर देश में जागृति का उदय हुआ। तिलक के अखबारों ने स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। सन 1905 में बंग भंग ने सारे भारत को विचलित कर दिया। बंग भंग से हर भारतवासी का मन दुखी था। दत्तात्रेय के मन में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और क्रांतिकारियों की विचारधारा को अपनाकर वे क्रांतिवीर सावरकर की अभिनव भारत संस्था के
सदस्य बन गए। कालेलकर का यह दृढ़ मत था कि नरम तरीके अपनाने से इस देश को स्वराज्य कभी प्राप्त नहीं होगा। इन्हीं दिनों दत्तात्रेय की मित्रता जीवन राम कृपलानी से हुई। सन 1907 में दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर दर्शन विषय लेकर स्नातक बने। इसके बाद आपने कुछ समय के लिए राष्ट्रमत नामक राष्ट्रीय दैनिक में काम किया। यह पत्र कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों द्वारा बंद करवा दिया गया। इसी दौरान इन्होंने बेलगांव के गणेश विद्यालय में हेडमास्टर का काम संभाला। उसके बाद केशवराव देशपांडे से प्रेरणा पाकर काका साहब ने बड़ौदा के गंगानाथ विद्यालय के प्रधान अध्यापक का पद स्वीकार किया। उस समय बड़ौदा में राष्ट्रभक्त नरेश सयाजीराव गायकवाड़ का शासन था, जिन्होंने अपने राज्य में शिक्षा को हर किसी के लिए अनिवार्य बना दिया था। यही रहकर काका साहब ने भारत के पददलित नंगे भूखे बेटे बेटियों के उद्धार के लिए रात दिन काम किया। अछूतों की दुर्दशा देखकर इनका दिल भर आता था। इन परिस्थितियों ने काका साहब कालेलकर की जीवन धारा का प्रवाह बदल दिया और इन्होंने दलितों पर होने वाले अत्याचारों को मिटाने का संकल्प किया। लेकिन जब इन्होंने स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों का मनन किया तो ईश्वर के प्रति इनमें अटूट आस्था जागृत हुई। काका साहब के मन पर अरविंद घोष के विचारों और शिक्षा का भी अमिट प्रभाव पड़ा। सन 1911 में गंगानाथ विद्यालय बंद होने पर काका साहब स्तब्ध रह गए। उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया और वे साधु दत्तात्रेय बन गए। घर छोड़ने से पहले पत्नी से कहा, बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मुझसे किसी पत्र या संदेश की आशा न रखना। अपने खेतों से होने वाली आमदनी से तुम्हारा और बच्चों का गुजारा हो सकता है। घर छोड़ने के बाद दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर अपनी आत्मिक उत्कंठा शांत करने के लिए सीधे हिमालय गए। शांति की खोज में इन्होंने हिमालय में 2500 मील की पद यात्रा की। साधु कालेलकर ने लगभग 3 वर्ष हिमालय में प्रकृति के सानिध्य में रहकर संसार के सभी प्राणियों की एकता और जगत के सनातन नियमों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। वे पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो गए। एक दिन उन्हें उस सर्वशक्तिमान का आदेश मिला, अपने लोगों के बीच लौट जाओ और उन्हें गुलामी के बंधन से मुक्त कराओ। हिमालय से वापसी पर कालेलकर पहले ऋषिकेश और फिर सिंध प्रांत गए। यही उनकी भेंट जयराम दास दौलतराम, नारायण मलकानी और कृपलानी जैसे स्वतंत्रता सैनिकों से हुई। सिंध से काका साहब एक शिक्षक के रूप में शांति निकेतन गए। गुरुदेव टैगोर कालेलकर की समर्पित भावना से बहुत प्रभावित हुए। गुरुदेव ने काका साहब से शांति निकेतन को जीवन समर्पित करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। गुरुदेव और वहां सभी लोग उन्हें दत्तो बाबू पुकारने लगे। काका साहब के प्रति श्री B.N. पांडे के उद्गार। उस परिचर्चा में उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने उनसे एक बार पूछा कि दत्तात्रेय बाबू, दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, आपने कितने गुरु बनाए? तो काका कालेलकर ने हंसकर उत्तर दिया, गुरुदेव, समन्वय की भावना के कारण स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, डॉक्टर भगवान दास, वो मेरे समन्वय के विचारों के गुरु हुए और अब आप मेरे साहित्य के गुरु। 1914 में जब काका साहब कालेलकर शांति निकेतन में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, 3 प्रमुख घटनाओं से उनके जीवन में परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। पहली घटना 6 वर्ष का कारावास भुगतने के बाद लोकमान्य तिलक बर्मा से लौटे। दूसरी घटना, इसी वर्ष डॉक्टर एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नाम का अखबार निकाला। तीसरी घटना, महात्मा गांधी करोड़ों भारतवासियों के लिए आशा का संदेश लेकर
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 17 फरवरी सन 1915 को महात्मा गांधी कस्तूरबा के साथ शांति निकेतन पधारे। यह ऐतिहासिक घटना देश ही नहीं काका साहेब के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण थी। उस दिन पहली बार काका साहेब की गांधी जी से भेंट हुई और उन्होंने गांधी जी का भाषण सुना। इन दोनों महान आत्माओं का मिलन अद्भुत था। यहीं गांधी जी ने काका साहेब से अपने साथ आने का अनुरोध किया। काका साहेब ने कहा, मैं अहिंसा में विश्वास नहीं करता। गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे साथ कुछ दिन रहो, अगर मन ना माने तो लौट जाना। काका साहेब उसके बाद गुरुदेव से मिले और उनसे शांति निकेतन छोड़ने की अनुमति मांगी। मैं भारत को स्वतंत्र देखने के लिए ही जीवित हूं और मेरा पक्का विश्वास है कि गांधी जी भारत को स्वतंत्र करवाएंगे। गुरुदेव ने अनमने भाव से उन्हें आश्रम से जाने की आज्ञा दी। गांधी जी ने भी इसके लिए गुरुदेव से अनुरोध किया। शांति निकेतन छोड़ने के बाद काका साहेब केशवराव देशपांडे से मिलने बड़ौदा गए। समाज सुधारक केशवराव का काका साहेब के मन पर अमिट प्रभाव था। उसके बाद काका साहेब कालेलकर गांधी जी से मिलने बंबई आए, जहां 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। यहां गांधी जी के पुत्र श्री हीरालाल गांधी ने उनसे पूछा, आप गांधी जी के साथ कब से काम कर सकेंगे? काका साहेब ने कहा, मैं अपने पुराने मार्गदर्शक केशवराव देशपांडे को कैसे छोड़ सकता हूं और उन्हें नए कार्यकर्ता कहां मिलेंगे? गांधी जी काका साहेब की इस बात से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने काका साहेब से कहा, अगर मुझे तुम जैसे 5 समर्पित कार्यकर्ता मिल जाएं, तो 1 वर्ष में भारत आजाद हो सकता है। उन्होंने केशवराव देशपांडे से अनुरोध किया कि वे काका साहेब को उनके साथ काम करने की अनुमति दें। केशवराव काका साहेब को अपने साथ साबरमती आश्रम ले गए और उनका हाथ गांधी जी को सौंप दिया। इसके बाद गांधी जी के अवसान तक काका साहेब गांधी जी के साथ एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह रहे। कालेलकर के जिम्मे आश्रम में शिक्षा देने का काम था। आश्रम में रहकर काका साहेब कालेलकर ने चरखे में सुधार किया। कृषि के क्षेत्र और कागज बनाने के यंत्रों में भी कुछ सुधार किए। गांधी जी काका साहेब को चलता फिरता ज्ञान कोश कहा करते थे। मार्च 1922 में जब गांधी जी जेल में थे, काका साहेब ने गुजराती साप्ताहिक नवजीवन के संपादक का कार्य संभाला। काका साहेब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 बार जेल गए। साबरमती जेल में उन्होंने अपना पूरा समय श्रीमद् भगवत गीता, कुरान, बौद्ध ग्रंथों, भर्तृहरि के नीति और वैराग्य शतक और स्वामी विवेकानंद के सत्याग्रह प्रकाश के अध्ययन में लगाया। काका साहेब की जीवन संगिनी लक्ष्मीबाई ने 40 वर्ष की उम्र में देह त्याग किया। काका साहेब के सुपुत्र श्री सतीश कालेलकर। वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, तब गांधी जी ने कहा था कि सबको ब्रिटिशरों को मदद करनी चाहिए, और उन दिनों सिर्फ 2 आश्रम में से काका साहब और नरहरि भाई, उन्होंने कहा कि हम सोल्जर बनेंगे। मेरी माँ ने ये सुना। आश्रम में प्रार्थना के बाद मेरी माँ ने कहा, बापूजी, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि काका साहब और मेरे 2 बच्चे भी फांसी पे जाए, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन ब्रिटिशरों के सोल्जर होकर आप काका साहब को जाना कहते हैं, इस वास्ते मेरी कभी भी परमिशन मिलेगी नहीं। ये सुन के बापूजी खुश हुए और आपको आश्चर्य होगा कि आगे चलकर उन्होंने रिपोर्टिंग बंद कर दिया। गांधी जी की सलाह पर काका साहेब ने गुजरात विद्यापीठ के उपकुलपति का पदभार ग्रहण किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। काका साहेब ने अपने 2 पुत्रों सतीश और बाल के साथ दांडी यात्रा में हिस्सा लिया। सन 1930 में काका साहेब को यरवड़ा जेल में लाया गया। यहीं गांधी जी भी ब्रिटिश सरकार के बंदी थे। काका साहेब को 5 महीने तक लगातार गांधी जी का साथ मिला, जिससे उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसी दौरान
काका साहेब ने गांधी जी को मराठी भाषा सिखाई। काका साहेब कालेलकर के साथ को गांधी जी सत्संग कहते थे। यहाँ तक कि काका साहेब के एक और साथी श्री रविंद्र केलेकर। काका साहब एक बार एरोडा जेल में गांधी जी के साथ थे, तो गांधी जी को मालूम था कि काका साहब अपने हाथ से तो कुछ नहीं लिखते और उनके पास कुछ तो कुछ लिखवाने का होता ही है। तो उन्होंने एक दिन काका साहब से कहा, काका मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है, मेरे पास आधा घंटा है, मैं आपको आधा घंटा दे सकता हूँ, अगर आप कुछ लिखवाना चाहते हो तो लिखवाइए, मैं लिख लूंगा। तो काका साहब ने कहा कि भाई बापूजी, मैं तो हमेशा ऐसा ही मूर्ख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपको भी कुछ लिखवाऊं। 29 नवंबर सन 30 को काका साहेब को जेल से रिहा किया गया। सन 35 में काका साहेब हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अधिवेशन में उन्होंने मातृभाषा को प्रदेश और राष्ट्रभाषा को देश के कामकाज की भाषा बनाने की सिफारिश की। सन 42 के करो या मरो आंदोलन में गांधी जी की पुकार पर काका साहेब सबसे आगे थे। इस बार कारावास में रहकर काका साहेब ने गुरुदेव टैगोर की पुस्तक मलंच का मराठी भाषा में और डॉक्टर बर्गिस के उपन्यास हु वॉक्स अलोन का गुजराती भाषा में अनुवाद किया। ये उपन्यास कुष्ठ रोग की समस्या पर आधारित था। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। काका साहेब जीवन में पहली बार दिल्ली आए। आजाद भारत के तिरंगे को लहराता देखकर काका साहेब की आंखें भर आईं। गांधी जी के बलिदान के बाद काका साहेब पूरी तरह सर्वोदय समाज से जुड़ गए। इसके बाद काका साहेब ने अपना सारा समय राष्ट्रभाषा, लिपि सुधार, आशुलिपि, टाइपराइटर, टेलीफोन और तार संचार के सुधार को समर्पित कर दिया। उन्होंने गुजराती साहित्य की लगातार सेवा की। आज लगभग 130 गुजराती, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी पुस्तकों के साथ काका साहेब का नाम जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार श्री उमाशंकर जोशी के शब्दों में, और बड़े-बड़े जो साहित्यकार थे गुजरात के, उन्होंने कहा कि हमारे आज तक के जो 10 बड़े गद्यकार हैं उनमें से काका कालेलकर हैं। और बापू ने जब उनकी उत्तर की दीवारें छोटी सी पुस्तक साबरमती जेल के अनुभव की पढ़ी तो भाव विभोर हो गए। गांधी जी ने उनको सवाई गुजराती कहे। सन 1952 से 12 वर्ष तक काका साहेब राज्यसभा के सदस्य रहे। काका साहेब सन 1953 में पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। काका साहेब ने भारत के आजाद होने के बाद ही विदेश यात्रा की। आजादी से पहले उन्होंने विदेश यात्रा के हर निमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर विदेश में कोई मुझसे ये पूछेगा कि तुम्हारा राष्ट्रध्वज कौन सा है, तो क्या मैं उसे यूनियन जैक का नाम बताऊंगा। काका साहेब को अनेक अवसरों पर सम्मानित किया गया। सन 1964 में राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। समन्वय की भावना से प्रेरित होकर काका साहेब ने दिल्ली में सन्निधि आश्रम की स्थापना की, जो अंत समय तक उनकी गतिविधियों का केंद्र बना रहा। काका साहेब की पुत्री समान सरोज बहन। देह त्याग किया पिताजी ने, उसके बाद मैं बहुत अकेली थी। इतने में भगवान ने काका साहेब को भेजा और मैं उनकी पुत्री के रूप में उनके साथ रही करीब 43 साल। और मेरे जैसे अनेक लड़कियां उनको पिता मानती हैं। आचार्य काका साहेब कालेलकर विश्व संस्कृति के उपासक और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अनगिनत विदेशी विद्यार्थियों को प्रेरणा दी कि वे भारत आकर यहाँ की कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करें। विश्व के सब धर्मों के प्रति समता भाव और हर धर्म के उत्तम तत्वों की एकता में उनका दृढ़ विश्वास था। इस भावना को कार्य रूप में परिणत करने में ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया।
21 अगस्त सन 1981 को 96 वर्ष तक इस देश की अनथक सेवा करने के बाद काका साहेब ने इस संसार से विदा ली, परंतु उन्होंने समर्पण और समन्वय की जो मशाल जलाई वो युग युगों तक हमारा मार्ग प्रकाशित करती रहेगी। शिक्षा, साहित्य, दर्शन और भावनात्मक समन्वय के प्रति उनका महान योगदान इस देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आचार्य काका साहेब कालेलकर सच्चे अर्थों में कर्मयोगी थे।